25 साल बाद मलक रियाज पर हाथ डाला जा रहा है। भाई आसफ साहब, 25 सालों में आपकी अपनी हुकूमत कितनी दफ़ा रही है? क्या मुस्लिम लीग नून मलक रियाज की बेनिफिशरी नहीं रही? कि हमारे DGI चले गए थे दुबई, एक टीम चली गई है दुबई जो मलक रियाज को वहाँ से पकड़ के लेके आ जाएगी। मलक रियाज पे हाथ किसी ने नहीं डालना। महंगाई दुनिया का मसला है, लेकिन महंगाई पाकिस्तान का भी मसला है। यानी कि 100 लोग हैं, 100 में से 40% वो लोग हैं जो खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यार इन्फ्लेशन केड़ी बला दा ना है यार, इंटरेस्ट रेट की हुंदा है? मैनू ये दसो, चीज़ां सस्तियां हुई ने पाकिस्तान के अंदर। अली अमीन गंडापुर साहब, उनका एक मुखालफ ग्रुप भी है, मैंने जुनेद अकबर, उनको हाल ही में पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन लगा दिया। तारक फजल चौधरी, ये जुनेद अकबर का नाम तजवीज़ कर देते। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह, वो उस नाम की तायद करते हैं। माशरे में किसी इदारे में फिट नहीं बैठेगा, इसे सियासत की सीढ़ियों पे चढ़ा दे। लेकिन पाकिस्तान की सियासत और सियासी जमातों के दाव पेच आम आदमी की समझ में बिल्कुल नहीं आते। आसिफ अली जरदारी साहब, वो हुकूमत के भिजवाए हुए कानूनी बिल जो सेनेट ने मंजूर किए हैं, वो बग़ैर दस्तखत किए हुए वापस हुकूमत को भिजवा देते। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो ये कहते हैं कि हम शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को 5 साल पूरा करने में पूरी मदद देंगे। सदर साहब के और बयान है और बिलावल साहब के और बयान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नदीम बसरा अपने व्लॉग की नई एपिसोड के साथ एक बार फिर हाज़िर है। नाज़रीन, आज बात करेंगे मुल्की सियासत पे और आपको अहवाल बताएंगे मुल्की सियासी जमातों के मंशूर, और जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो मंशूर से कैसे मुकर जाते हैं। वैसे बतौर तालिब इल्म मुझे तो सियासत की बिल्कुल समझ नहीं आती कि पाकिस्तान की सियासी जमातों का असल नज़रिया क्या है, क्योंकि जब वो इक़्तिदार से बाहर होती हैं तो उनका मौक़िफ़ और होता है, वो अवाम के साथ होती हैं। जैसे ही वो इक़्तिदार में आती हैं तो वो बुत बन जाते हैं, अवाम की आवाज़ बिल्कुल नहीं सुनते। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे माशरे में यही कहा जाता है कि अगर किसी को काम नहीं आता, चले जी उसे प्रॉपर्टी डीलर बना दे। कोई ऐसे लोग भी होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, इसको कोई ऐसे काम नहीं आ रहा, ये माशरे में किसी इदारे में फ़िट नहीं बैठेगा, इसे सियासत की सीढ़ियों पे चढ़ा दें। ऐसे ही होता है, और पाकिस्तान की सियासत को समझना बड़ा मुश्किल है। दुनिया की सियासत को आप समझ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सियासत और सियासी जमातों के दाव पेच आम आदमी की समझ में बिल्कुल नहीं आते। यानी कि ये सोच समझ से बिल्कुल ऊपर है, परे है। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है मुस्लिम लीग नून की, और पीपल्स पार्टी के सहारे ही मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम है। मैं कुछ बयानात आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि वो बयानात किस तरह है, फिर इसका आपने खुद ही अंदाज़ा लगाना है, इसके जवाब आपने खुद ढूंढना है। नंबर 1 कि सदर मुमलिकत साहब आसिफ अली जरदारी साहब, वो हुकूमत के भिजवाए हुए कानूनी बिल जो सेनेट ने मंजूर किए हैं, वो बग़ैर दस्तखत किए हुए वापस हुकूमत को भिजवा देते हैं। जिसके बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो मुफाहमत है ना, वो दूर नज़र आती है। अब ये देखें, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो ये कहते हैं कि हम शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को 5 साल पूरा करने में पूरी मदद देंगे। आईनी तरमीम पे भी वो बात करते हैं 26वीं, कि उसको पार्लियामेंट के अलावा कोई इदारा ख़त्म नहीं कर सकता। सदर साहब के और बयान है और बिलावल साहब के और बयान है। साथ आ जाएं कि इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब वो कह रहे थे कि मैंने मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए, लेकिन कुछ उनके लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने होल्ड किया है, रोके हैं, लेकिन ख़त्म नहीं किए। और दूसरी तरफ अगर हम ये बात करते हैं मुज़ाकरात पे, तो स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादक साहब, वो 28 जनवरी को एक नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं कि 28 जनवरी को हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला दोबारा शुरू होगा। अच्छा, ये आ जाए, हुकूमत बज़ाहिर तो मुस्लिम लीग नून की है और PTI अपोजिशन में है, सख्त तरीन अपोजिशन में है, लेकिन हो ये रहा है कि खैबर PK के अपने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब, उनका एक मुखालफ ग्रुप भी है जो KPK के अंदर है। अच्छा, वो KPK के अंदर जो उनका मुखालफ ग्रुप है, उनके MNA है जुनेद अकबर, उनको हाल ही में पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन लगा दिया गया है। अब चेयरमैन की कहानी सुने
कि हुकूमत और पीटीआई इतनी एक दूसरे के मुखालिफ है कि वो एक दूसरे का चेहरा या शक्ल देखना मुनासिब नहीं समझती कि हम इनका शक्ल देखेंगे तो हमारा दिन बुरा गुजरेगा। जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन की बारी आती है तो उसको जो नामज़द करते हैं ना, जुनैद अकबर का नाम जो पीटीआई के हैं, खैबर पीके केपीके से, तो मुस्लिम लीग नून के इस्लामाबाद से एमएनए तारक फजल चौधरी, ये जुनैद अकबर का नाम तजवीज़ कर देते हैं और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह, वो उस नाम की तायद करते हैं और पीपल्स पार्टी इस अमल से बाहर निकलती है और एमकेएम के अरकान गायब रहते हैं। और दूसरी तरफ जुनैद अकबर जिस सूबे से हैं, उनके अपने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, वो जो 7वें एनएफसी है ना अवार्ड, जिससे सूबों को पैसे मिलते हैं, उसकी जो मज़ीद तोसी है, उसको तस्लीम करने से इनकार कर देते हैं। फिर आ जाएँ ख्वाजा आसफ़ पर। ख्वाजा आसफ़ एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालते हैं। उस चीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसके वो वज़ीर भी नहीं है, वो वज़ीर दिफ़ा हैं। लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं मलक रियाज़ पर और वो कहते हैं कि जी 25 साल बाद मलक रियाज़ पर हाथ डाला जा रहा है। अब मैं ये इसलिए ये सारे अहवाल आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आप सियासी जमातों के पैंतरे देखें कि अवामी बात इन सारे जो मैंने आपसे जो बयानात आपसे शेयर किए हैं या ये जो वाक़यात आपसे शेयर किए हैं, इनमें अवाम की कहाँ पे बात हो रही है? क्या अवाम की तालीम पे बात हुई? क्या अवाम की सेहत पे बात हुई? क्या अवाम को महँगाई कम करने पे कोई इक़दामात पे बात की? किसी ने भी बात की? क्या हुकूमत ने कोई आइंदा की पॉलिसी को ऐसी शेयर की? हुकूमत अपनी चेयर बचाने के चक्कर में है, इत्तेहादी 5 साल पूरे करने के चक्कर में है, पीटी इत्तेहादी फ्रेंडली जो फायरिंग है उसके बीच बचाव के अंदर पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन अपना लगवा रहे हैं। अली मीन गंडापुर साहब वो उधर एन्जॉय कर रहे हैं और ख्वाजा आसिफ साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालते हैं। मलक रियाज़ पे बात कर लेते जी अगर ख्वाजा आसिफ पे बात करनी है, क्योंकि मैंने ज़्यादा बात करनी है महँगाई पे जो असल इश्यू है। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जी 25 साल बाद मलक रियाज़ पे हाथ डाल रहे हैं और ये हाथ डालना बड़ा मुश्किल था। पहला तो मेरा ये सवाल है कि ख्वाजा आसिफ साहब 25 सालों में आपकी अपनी हुकूमत कितनी दफ़ा रही है? क्या मुस्लिम लीग नून मलक रियाज़ की बेनिफिशियरी नहीं रही? आपको 25 साल बाद ये काम याद आ गया है कि हमने मलक रियाज़ पे हाथ डालना है और अगर आप ये हाथ डालेंगे तो आपके तो मैं थोड़ा-सा माज़ी में ले जाता हूँ कि आपके कायदीन तो ऐसे हैं, शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर-ए-आज़म हैं मुल्क के, वो तो लाहौर की सड़कों पे कहते थे कि मैं लाड़काना की सड़कों पे आसिफ अली ज़रदारी को घसीटूँगा। फिर उन्हीं के सहारे में हुकूमत में आ गए। तो आपके बयान की मुझे तो समझ नहीं आएगी कि आप हुकूमत में रहते हुए वज़ीर दिफ़ा होते हुए मलक रियाज़ को कैसे यूएई से पकड़ के ले आएँगे। लोग तो अब ये भी कह रहे हैं कि हमारे डीजीआईएसआई चले गए थे दुबई, एक टीम चली गई है दुबई जो मलक रियाज़ को वहाँ से पकड़ के लेके आ जाएगी पाकिस्तान के अंदर। देखिए, मलक रियाज़ पे हाथ किसी ने नहीं डालना। मैंने आपको कल के व्लॉग में भी बताया था कि पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की सियासी जमातें, पाकिस्तान के सहाफ़ी, पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान के मुक़्तदर अदारे, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, ये सारी बेनिफिशियरी रही हैं मलक रियाज़ से। तो उन पे कैसे हाथ डाल लेंगे जी आप? ये अवाम को अब एक अगर बेवकूफ़ बनाना है, तो ज़ाहिर बात है अवाम 76 सालों से बेवकूफ़ बनाकर एक जमात जो पहले अवाम उसको रिजेक्ट करती है, वो दोबारा इक़्तिदार में आ जाती है। और वही इक़्तिदार में आके वो अपने मुँह पे जो है एक मुलम्मा साज़ी करके, ऐसा लेपा-पोती जिसे कहते करके, आड़ के अवाम नू फिर धोखा देंदी है। जिन्हों कहंदे ने 100 गंढे 100 छित्तर। अवाम बेचारे बस उसको आगे से कोई समझ नहीं आते। फिर वो ख्वाजा आसिफ साहब ये भी कहते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इनके जराइम में मीडिया बराबर का शरीक है। अच्छा मीडिया बेचारा तो इस तरह ही है ना कि वो जेड़ा आंदा है मीडिया में क्या है जी मालकान पे हाथ डालें अगर डालना तो फिर। वो जो रिपोर्टर है मेरे जैसे ही और उनका क्या कसूर है? सेंसरशिप क्या होती है? सेंसरशिप यही होती है कि वो इश्तिहारात देते हैं। तो इश्तिहारी ग्रुप पे तो कहीं पे बात नहीं होती। मैं तो बस इतना ही कहूँगा। लेकिन मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब ने तो अपनी सीट बड़ी मुश्किल से निकाली थी। उनके अपने बयानात सुन लें कि मैं तो हार रहा था तो मैंने एक साहब को फ़ोन कहा कि जनाब मैं हार रहा अपने हलके तो मेरा कुछ कर लो।
लिहाजा ये इसमें ये बात बिल्कुल जिसे कहते हैं कि अय्यां है, रोशन है कि मलक रियाज़ पाकिस्तान के अंदर उन्हें कोई भी पकड़ के नहीं लेके आएगा, क्योंकि उनके पंजे बड़े मज़बूत हैं। अगर उन्होंने दुबई के अंदर सरमायाकारी की है, तो उन्होंने इसका पूरा एक ज़ायचा बनाया होगा और उस ज़ायचे के अंदर कौन-कौन लोग फिट बैठते हैं, किन-किन लोगों से मुशावरत की होगी, उसके बाद ही उन्होंने दुबई में सरमायाकारी की होगी। लिहाज़ा इन ये जो आप बयानात दे रहे हैं ना, फ़र्ज़ी से बयानात और स्टीरियो किस्म के बयानात, इससे अवाम जो है ना वो धोखे में नहीं आएगी। क्योंकि अवाम की बात अगर बात की जाए कि अवाम वाक़ई धोखे में भी आ जाती है, तो उसका हल तो यही होता है कि सियासतदान हर दफ़ा एक चेहरे के पीछे एक नया चेहरा लेके आते हैं और उसके बाद जो है वो उसी चेहरे को जो है अवाम के सामने लेके आ जाते हैं और कहते हैं कि ये बड़ा नेक आदमी है, इसको हुकूमत दे दी जाए। अवाम, पाकिस्तान की अवाम। पाकिस्तान की अवाम पे मैं पहले भी कहा कि कोई बात करता ही नहीं है। अवाम के मसाइल क्या हैं जी पाकिस्तान के अंदर? महँगाई दुनिया का मसला है, लेकिन महँगाई पाकिस्तान का भी मसला है। क्या पाकिस्तान की 23-24 करोड़ अवाम बड़ी खुशहाल है कि उनका महँगाई मसला नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान की अगर आप कोई मुख्तलिफ़ अदारों के अदाद-ओ-शुमार देखें, ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है। इसकी ताज़ा तरीन रिपोर्ट ये है कि पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 40% हिस्सा जो है, वो ख़त गुर्बत से नीचे है। यानी कि 100 लोग हैं, 100 में से 40% वो लोग हैं, जो ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। उसका मतलब ये होगा कि उन्हें एक वक़्त की रोटी भी मिलना मुश्किल है। अगर एक तिहाई आबादी ख़त गुर्बत से नीचे है, तो इसका मतलब ये है कि ना तो उनके पास सही तरीके से छत है, ना उनके पास रहाइश है, ना उनके पास रोज़गार है, ना उनके पास खाने-पीने की चीज़ें हैं। तो हुकूमत ये कह रही है, बार-बार वज़ीर-ए-आज़म साहब ये कहते हैं, उनके मुशीर आके बातें करते हैं कि जी इन्फ्लेशन इतनी नीचे आ गई है और जो है इंटरेस्ट रेट इतना नीचे आ गया है। एक आम आदमी से मैं अगर बात करूँ और उसे बताऊँ कि इन्फ्लेशन नीचे आ गया, तो वो कहेगा, "यार ये इन्फ्लेशन केड़ी बला दा ना है?" अगर किसी और को मैं बताऊँ कि यार इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया, वो कहेगा, "यार इंटरेस्ट रेट की हुंदा है? मैनू ये दसो चीज़ां सस्तियां होईयां ने पाकिस्तान दे अंदर?" उसका तो ये पहला सवाल है, उससे क्या गर्ज़ लगे कि भाई जो अदारा शुमारियात है उसके अदाद-ओ-शुमार क्या कहते हैं, ये गोरखधंधा क्या है? अब मैं महँगाई पे बात कर रहा हूँ, हुकूमत कह रही है कि जनाब महँगाई असी बिल्कुल थल्ले ले आए, सिंगल डिजिट्स लेके आ रहे हैं, सिंगल डिजिट दा किसी ਨੂੰ कोई फ़ायदा नहीं, सीधी-सी बात ये है। अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो आप ये देखिए कि गैस की कीमतों में 319% इज़ाफ़ा हुआ है। गाड़ियाँ तो अमीर लोग लेते हैं, लेकिन उसपे भी 169% इज़ाफ़ा हुआ है और जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज़ है उसके अंदर भी तकरीबन 23% इज़ाफ़ा हुआ है। सब्ज़ियाँ जो आम लोगों के इस्तेमाल में होती हैं, मैं कोई 1 साल का अहवाल बता रहा हूँ। प्याज़ की कीमतों में 136% इज़ाफ़ा हुआ है और ओवरऑल सब्ज़ियों में 77% इज़ाफ़ा हुआ है। दालों की कीमतों में 43% इज़ाफ़ा हुआ है। फलों की कीमतों में 27%, दूध के पाउडर में 24% और गोश्त की कीमत में 20%। और जो अ, ओपन दूध होता है, खुला दूध होता है, उसकी कीमतों में 10 से 20% इज़ाफ़ा हुआ है। हुकूमत ने इन सारी चीज़ों पे 18% सेल्स टैक्स आयद किया हुआ है। जो आदमी भी ये चीज़ें लेने जाता है, उसे 18% सेल्स टैक्स देना पड़ता है। अब वो हुकूमत कहती है जी कि चीज़ें कम हो गई, चीज़ें कम, कैसे की चीज़ें कम हो गई जी? मैं एक मोटी-सी मिसाल दे देता हूँ आपको ताकि समझ आ जाए। जो पिछले साल कीमत किसी एक आइटम की कीमत 120 या ₹25 थी, वो इस साल कीमत हो के 109-10 रुपए पे रह गई है। वो उसमें से कोई 12, 13 या 14 रुपए कम हुए, लेकिन वो 100 से नीचे नहीं आई, वो 100 से ऊपर ही रही है। यानी कि महँगाई का उसमें भी 9% इज़ाफ़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि एक ₹100 वाली चीज़ 90 में आ गई। भाई वो ₹100 वाली चीज़ 109, ₹10 में मिल रही है। और आप जब खरीदारी करने जाते हैं, तो आपकी खरीदारी में वो चीज़ें शामिल होती हैं, जो आपकी एसेंशियल आइटम हैं। दूध है, दालें हैं, घी है, चीनी है, आटा है, सब्ज़ियाँ हैं, फल हैं। ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। मैं अगर कुछ इसके साथ अहवाल बताऊँ कि आटे की जो 20 किलो थैला है ना, वो ₹2050 में मिल रहा है मार्केट में और डालडा कुकिंग ऑयल जो है, वो 5 किलो का तकरीबन 3100 से ₹35 है। चीनी फ़ी किलो ₹160 से ₹170, ये पिछले साल ₹155 थी।
चाय की पत्ती 190 ग्राम का जो पैकेट है वो 620 रुपए का है, पिछले साल 550 रुपए का था। चावल बासमती जो हमारी अपनी है वो 300 से 340 50 400 रुपए किलो भी बिकता है और पिछले साल जो इसकी कीमत थी 160-70 रुपए थी। गैस की कीमत ये 2010 हुई है और पिछले साल 295 रुपए फ़ी ये एमएमबीटीयू है। पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं लेकिन आलमी सतह पे पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं। ये हमने कोई अनोखा काम नहीं कर दिया कि पेट्रोल की कीमतें कम कर दी हैं। अगर 265 रुपए में लीटर मिल रहा है हमें और उससे नीचे आके 257 रुपए का हो गया है तो भाई इसमें हमने कोई मार्का नहीं किया। ये आलमी सतह पे पेट्रोल और गैस की कीमतें कम हुई हैं। प्याज़ जो है वो 155 रुपए किलो है, टमाटर 300 रुपए किलो है और इसके अलावा गोश्त की कीमतें अगर देखें तो 2200 से बकरे की कीमत 2200 से 2500 इसके अलावा दूध जो है वो 195 रुपए से 200 रुपए। मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ कि आगे आ रहा है रमज़ान और रमज़ान के अंदर जो है वो महँगाई अरूज पे होगी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी अरूज पे होगी, सट्टा माफ़िया अरूज पे होगा। पाकिस्तान के अंदर अगर बात करें तो पंजाब सबसे बड़ा मेजर शेयर होल्डर है हर चीज़ का। पंजाब की इसलिए बात कर रहा हूँ कि पंजाब की हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम तकरीबन 36,000 मॉडल बाज़ार काम कर रहे हैं और ये जो 36,000 मॉडल बाज़ार हैं, बाकी सूबों में नहीं है। अगर एक इसी महँगाई के तनासब में या इसी नज़रिए को मैं आगे बढ़ाऊँ ना कि ये किस तरह होती है, वो ये है कि आप ये देखें कि ये जो पंजाब के 36,000 मॉडल बाज़ार हैं, वहाँ पे कीमतें कंट्रोल हैं। अगर आप परचून पे लेने जाएँगे तो वो आपको ओपन मार्केट में वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। क्या वजह जी एक सूबे में 2 निज़ाम क्यों हैं? मॉडल बाज़ारों में आपकी चीज़ें सस्ती क्यों हैं? क्या वहाँ पे कंट्रोल आपको जो रेट पे आइटम्स क्यों मिलते हैं? परचून और थोक में वो चीज़ें क्यों नहीं मिलती? इस पे चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है? तो इसका पहला जवाब तो ये है कि ये कंट्रोल करना होता है ज़िले इंतज़ामिया ने। आपकी मकामी हुकूमतें वजूद में ही नहीं है। अब ये वफ़ाक से हट के सूबों का काम आ गया है। महँगाई कंट्रोल करना सूबों का काम है। पंजाब की हुकूमत के पास प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है ही नहीं। एक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट किसी इलाके में जाता है तो दूसरी दफ़ा जाने में उसको 3 माह का टाइम लग जाता है। इतनी तादाद कम है और आपके असिस्टेंट कमिश्नर वो तो निकलते ही नहीं हैं दफ़्तरों से। उन्हें कहें ना वो मार्केटों में जाएँ। भई इस पंजाब का अगर कोई मसला है, वो तजावज़ात नहीं है। मेरी मरियम नवाज़ साहिबा से रिक्वेस्ट है कि पंजाब का मसला तजावज़ात नहीं है। पंजाब का मसला नई सड़कें नहीं हैं। पंजाब का मसला फ़ौरी नए स्कूल बनाना नहीं है। पंजाब का मसला जो है हॉस्पिटल बनाना नहीं है। पंजाब का मसला एयर एम्बुलेंस देना नहीं है। पंजाब का मसला है महँगाई। और रोज़ाना हर आदमी 1 वक़्त या 2 वक़्त की रोटी खाता है। महँगाई को कंट्रोल करें, आप इसको देखें। मेरी एक हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं नवाई वक़्त के एहसन सदीक साहब और ये अरसा दराज से कॉमर्स रिपोर्टिंग को डील डील कर रहे हैं। इनकी काफ़ी ग्रिप है। मैंने उनसे पूछा कि यार ये महँगाई कंट्रोल क्यों नहीं होती? उनका भी ये कहना था कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो जाती है और सबसे बड़ा जो महँगाई का बढ़ाने का एलिमेंट है ना, वो आपके हैं आड़ती। उन्होंने कहा कि किसानों से सस्ती चीज़ें खरीदते हैं और मार्केट में जो आड़ती या मिडल मैन है, वो महँगे दामों आगे चीज़ें बेचते हैं। जिसके बाद जो एंड यूज़र तक चीज़ पहुँचती है तो एक दुकानदार एक मोटा मुनाफ़ा रख के एंड यूज़र को सारा को चीज़ देता है। उन्होंने कहा कि ये आड़तियों का सिस्टम ख़त्म होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। फिर उनकी ये तजवीज़ थी, उन्होंने कहा कि अगर मॉडल बाज़ार पंजाब के 36,000 हैं, तो ऐसा क्यों नहीं कर सकती गवर्नमेंट कि किसानों से चीज़ें तो खरीदती है, किसानों को इस सिस्टम का हिस्सा क्यों नहीं बनाया जा सकता? उनका ये कहना था कि दुकानदारों को दरमियान से निकाल कर किसानों को मॉडल बाज़ारों के स्टॉल की रसाई दी जाए। यानी कि किसान जो है अपनी चीज़ें बाज़ार में खुद बेचें और सारफ़ तक उनकी डायरेक्ट रसाई हो। मैं भी ये समझता हूँ कि कोई भी सिस्टम है एक दिन में नहीं होता। अगर किसान जो मेहनत करता है वो डायरेक्ट मार्केट में एंड यूज़र को चीज़ दे तो यकीन करें महँगाई का ग्राफ नीचे आ सकता है। बहुत हद तक नीचे आ सकता है। एक सिस्टम बनाएँ, किसानों को एंगेज करें, उनको स्टॉल की सहूलियत दें। उनके पास अगर अफ़रादी क़ुव्वत कम है तो हुकूमत उनको अफ़रादी क़ुव्वत दे, ताकि ये जो आपने सट्टा माफ़िया का भी ख़ात्मा हो जाएगा, लोगों को सस्ती चीज़ें भी मिलेंगी। तो ये जो दावे होते हैं ना कि हमने ये कर दिया, पंजाब के अंदर हमारी बड़ी गुड गवर्नेंस है और हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हम लोगों तक रिलीफ़ पहुँचा रहे हैं। तो
कुछ अर्सा पहले जो पेंशनर्स थे ना बेचारे, वो अपनी जो तरमीम हुई है उनके अंदर, जो 60 साल के बाद खातून को पेंशन नहीं दी जानी, यानी कि 70 साल तक उनको पेंशन मिलेगी, उस पे भी वो एहतजाज कर रहे थे और पूरे पंजाब के अंदर एहतजाज कर रहे थे। तो गुड गवर्नेंस पे एक पंजाबी के चंद अशार हैं जो आपकी नज़र करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हुकूमतें गुड गवर्नेंस के बड़े दावे करती हैं। पंजाबी की इन अशार का जो उन्वान है वो ये है, गुड गवर्नेंस बल्ले बल्ले। रोटी कपड़ा मकान नहीं मंगदे, पेंशन बहाल करो पहले हल्ले, गुड गवर्नेंस बल्ले बल्ले। सड़कों उत्ते पिट पिट सारे, मलंग विचारे बन गए झल्ले, गुड गवर्नेंस बल्ले बल्ले। बाकी सूबियां कुछ नहीं कीता, रगड़े गए असां कल्ले, गुड गवर्नेंस बल्ले बल्ले। सेहत तालीम भी महंगी हुई, सेहत तालीम भी महंगी हुई, की पैंदा है साडे पल्ले, गुड गवर्नेंस बल्ले बल्ले। दादा केस जे दायर कर दे, दादा केस जे दायर कर दे, पोता आण तरीखा चले, गुड गवर्नेंस बल्ले बल्ले। दलील जलील भी होगी इत्थे, दलील जलील भी होगी इत्थे, मिसल मिसाल ना इत्थे चले, गुड गवर्नेंस बल्ले बल्ले। ताडे बच्चे एचईसन पढ़दे, ताडे बच्चे एचईसन पढ़दे, साडे पढ़दे टालियां थल्ले, गुड गवर्नेंस बल्ले बल्ले। पुलिस कचहरी बदल ना सकी, पुलिस कचहरी बदल ना सकी, ना इंसाफ दी इत्थे चले, गुड गवर्नेंस बल्ले बल्ले। बजट दा ना सुन के डर जांदे गौस, बजट दा ना सुन के डर जांदा है गौस, जुबान दे लेंदा है दंदां थल्ले, गुड गवर्नेंस बल्ले बल्ले। अल्लाह हाफिज़।